control। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 7.18 यानी कि इस चैप्टर की लास्ट लर्निंग असेसमेंट। तो ये लास्ट एक क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें हमने आई ऑफ टी को कैलकुलेट करना है थ्रू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, टाइम को जीरो माइनस पे ले जाना है और इंडक्टर के क्रॉस उसकी करंट और जबकि कैपेसिटर के क्रॉस उसके वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस। तो इसके लिए मैं इसका सर्किट ड्रा करूंगा जी। ज़रा आपने गौर से देखना है क्या चेंजिंग आएंगे। पहली बात इसने बताया हुआ है कि टाइम जीरो माइनस पे क्या था, ओपन था ये स्विच जो था। तो स्विच ओपन होने की वजह से इस पूरी वायर का कोई वजूद नहीं होगा। और दूसरी बात है, जब टाइम जीरो माइनस पे होगा इसका मतलब कि हमारे इंडक्टर के क्रॉस हम यही कंसिडर करेंगे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर नहीं होगा, तो ये एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करेगा। जबकि कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करेगा, बिकॉज जब कैपेसिटर में कोई वोल्टेज स्टोर नहीं होते तो ये ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता है। तो अभी मैं इसका सर्किट ड्रा करता हूँ और आपको फिर आगे इसके बारे में बताता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा सर्किट बना है हमारे पास। तो ये हमारे पास करंट है, आप देख सकते हैं आई एल जीरो माइनस, मैंने इसको नाम दिया, वैसे आई एफ टी ही है। ठीक है, ये आई एफ जीरो माइनस ही आप इसे कंसिडर कर लें, आई एल जीरो माइनस समझ लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इंडक्टर की करंट की डायरेक्शन और हमारी जो रिजल्टेंट करंट है जिसे हमने मालूम करना है उसकी डायरेक्शन सेम है, मतलब इनकी वैल्यू सेम होगी इस पॉइंट पे टाइम जीरो माइनस पे। तो आई एफ जीरो माइनस भी यही वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट एक चीज़ और, अब ये आगे से पोल ओपन है तो हमारे पास जो वीसी जीरो माइनस की वैल्यू होगी उसमें तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ये चीज़ आप पहले ही यहाँ पे लिखते हैं, वीसी जीरो माइनस इज इक्वल टू जीरो वोल्ट, बिकॉज यहाँ पे कोई वोल्टेज क्रिएट ही नहीं होंगे। सारे के सारे वोल्टेज जो होंगे इस 10 ओम रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे। अगर इस वायर में कोई रेजिस्टर होता और इस नोड पे कोई ना कोई वोल्टेज बनते तो फिर हम कह सकते थे कि वीसी जीरो माइनस उतने वोल्टेज के बराबर है जितने यहाँ पर हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने सप्लाई होंगे उतने आगे अब्जॉर्ब भी होते। यहाँ पे अब कोई सप्लाई हो ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो 10 ओम के क्रॉस सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। देखें कैसे, आई एल जीरो माइनस इस पूरे लूप में फ्लो कर रही है, यानी कि हमें ओहम्स लॉ का फार्मूला लगाना होगा। आई एल जीरो माइनस विच इज़ इक्वल टू आई ऑफ जीरो माइनस, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, विच इज़ इक्वल टू, देखें टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ रही है 1 एम्पेयर। तो बस इतना सा काम था, देखिए हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब मैं टाइम को ले जाऊंगा जीरो प्लस पे। जीरो प्लस पे क्या होगा जी, ये स्विच क्लोज हो जाएगा और हमारे पास एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्किट ड्रा हो जाएगा, लेकिन हम उसको आसान कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं टाइम जीरो प्लस के लिए सर्किट को ड्रा करता हूँ और आगे इस वीडियो से आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने टाइम जीरो प्लस के लिए सर्किट को ड्रा कर दिया है, ये आपके सामने सर्किट है। अब हमने क्या करना है, हमने मेन अपनी करंट को फाइंड आउट करना है आई एफ टी को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, केसीएल की मदद लेंगे। केसीएल अप्लाई करके उसी के थ्रू हम करंट की इक्वेशन को भी डेवलप कर लेंगे। आप जरा टेंशन नहीं लेनी, बस एक इसमें चैलेंजिंग पॉइंट आएगा वो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने पहले नोड आइडेंटिफाई करना है। तो देखें यहाँ पे ऊपर एक ही नोड बन रहा है जो कि यहाँ पे बनेगा, जिसको हम वोल्टेज V1 का नाम दे देते हैं या वी ऑफ टी का नाम देते हैं, बिकॉज टाइम के लिहाज से वोल्टेजेस होते हैं तो वी ऑफ टी ठीक रहेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं ये एक सरफेस नोड बन रहा है, यहाँ पे इस नोड पे, इस नोड पे, इस नोड पे, ये सारी नोड्स पे सेम वोल्टेजेस हैं। ठीक है, और नीचे एक सरफेस नोड बन रहा है जिसे हम ग्राउंड कर देंगे ताकि हमारी करंट फ्लो कर सके। ठीक है, तो अब हम केसीएल अप्लाई करते हैं। पहले मैं इस वायर के करंट लिखूंगा। ठीक है, नोड 1 पे मैंने केसीएल अप्लाई किया, ये मेरा नोड 1 है, तो इस वायर की करंट लिखूंगा क्योंकि केसीएल का मतलब ही किरचॉफ करंट लॉ है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो वी ऑफ टी माइनस 10 ओवर 10 ओम, इस वायर की ये मेरे पास करंट आ गई, वी ऑफ टी माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम। उसके बाद इस वायर की बात करूं तो देखें जब मैं करंट भेजूंगा तो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही होगी, तो लिहाजा ये लिखा जाएगा वी ऑफ टी माइनस 20 ओवर 10 ओम, वी ऑफ टी माइनस 20 वोल्ट ओवर 10 ओम। उसके बाद जी हम इस वायर की करंट की बात करेंगे। एक इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होती है वो आप सब जानते हैं किसके बराबर होती है जी, हमारे पास एक इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होती है वो बराबर होती है 1 ओवर इंडक्टेंस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मतलब कि इंटीग्रेशन नहीं लाना चाहते, हम यहाँ पे थोड़ा इजी बनाना चाहते हैं। तो हमें इस चीज़ का तो पता है, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई ऑफ टी, तो हम वेरिएबल ही लिख देंगे आई ऑफ टी। ठीक है,
IFT वेरिएबल ही लिख देंगे। ये एक लिविंग करंट है, लिविंग करंट को मैं दूसरी जानिब नेगेटिव लिखता हूँ, यानी कि इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे। तो अगर मैं इस साइड पे उसको लेके आऊँगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही मैंने लिख दिया। अब मुझे कैपेसिटर के क्रॉस करंट लिखनी है। एक कैपेसिटर के क्रॉस आप जानते हैं करंट किसके इक्वल होता है, एक कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होता है वो इक्वल होता है कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो वी ऑफ टी इसके वोल्टेज है इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमने हर एक वायर पे अपना KCL अप्लाई कर दिया। तो अब स्टूडेंट मैं जो आपसे कह रहा था कि हमें वी ऑफ टी को मतलब कि कैसे आई ऑफ टी में कन्वर्ट करना, बिकॉज हमें तो आई ऑफ टी के लिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो आप जानते हैं कि इस जो हमारे पास इंडक्टर है इसमें से ये करंट फ्लो कर रहा है आई ऑफ टी। तो एक यहाँ पे इस इंडक्टर के लिए वोल्टेज भी वी ऑफ टी ही है, यानी कि इसके वोल्टेज वी ऑफ टी है जबकि करंट आई ऑफ टी है। और एक इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो बराबर होते हैं हमारे पास, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे ऊपर अभी पुट नहीं मैंने किया। एक इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेजेस का फार्मूला होता है वो बराबर होता है इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो जहाँ जहाँ वोल्टेज होगा वहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेंगे। ये जो 10 इसका बटा बन रहा है, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि इसका बटा खत्म हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, देखें वी ऑफ टी 10 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी इक्वेशन को, -10, और ये आ गया वी ऑफ टी -20 प्लस आई ऑफ टी से 10 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 10 आई ऑफ टी आ गया, और इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 10C d/dt, साथ में वी ऑफ टी आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, जहाँ जहाँ वोल्टेज है वहाँ पे ये चीज़ पुट करेंगे। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो डेरिवेटिव वाली फॉर्म है इसको शुरू में ले आते हैं, 10C d/dt इंटू वी ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद जी हम लिखेंगे किस फॉर्म को, इस फॉर्म को, वी ऑफ टी की फॉर्म को, फिर अपने 10 आई ऑफ टी को। और ये जो वी ऑफ टी आप जानते हैं ये 2 हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 वी ऑफ टी लिखा जाएगा। और ये क्या है जी, देखें 10 आई ऑफ टी। उसके बाद ये जो कांस्टेंट है देखें -20 -10 -30 हो जाएगा, -30 दूसरी जानिब जाके +30 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो इतना सब करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, जहाँ जहाँ वी ऑफ टी है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो चलें पुट करते हैं 10C। अब देखें जब ये वैल्यू पुट होगी तो D और D से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा D², और dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा dt², और वी ऑफ टी की जगह आ जाएगा आई ऑफ टी। अब आप बोलेंगे सर L कहाँ पे गया, तो L पीछे आ जाएगा बिकॉज ये एक कॉन्स्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे भी यही सीन होगा, 2L वी ऑफ टी की जगह पुट हो जाएगा d/dt, साथ में आई ऑफ टी। देखें सारी इक्वेशन वैसे ही हो गई है जैसा हम चाहते थे, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो बन चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है LC। पहले आप ये चीज़ जानते हैं, हमने पूरी इक्वेशन को 10LC से डिवाइड करवाना होगा बिकॉज हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव के साथ 1 चाहिए होता है। यहाँ पे 1 नहीं है, ये वैल्यू है तो इसे मैं डिवाइड करवा के 1 बना दूंगा। पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करवाना होगा 10LC के साथ, 10LC, ठीक हो गया जी। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया d² और dt² आई ऑफ टी, और ये है 2L। देखें L से कैंसिल हो गया, 2 1s are 2 5s are, तो 1/5C है। C की क्या वैल्यू थी हमारे पास 0.01। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। देखें 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं पहले रीसेट कर लेता हूँ जी, 1 डिवाइडेड बाय, देखें 5 इंटू C की वैल्यू, C की क्या वैल्यू है 0.01, तो देखें ये क्या निकलता है 20 आ रहा है, तो 20 ऊपर आ जाएगा आई ऑफ टी, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो देखें 10 का 10 कैंसिल हो गया, 1/LC रह गया, तो 1 डिवाइडेड बाय L और C की वैल्यू तो पहले से ही हमने मेंशन की हुई है। L की वैल्यू बस एक्सचेंज करनी है, 5 की जगह हमें 2 लिखना है बिकॉज L की वैल्यू 2 हेनरी है। तो ये 1/LC हो गया, तो देखें ये 50 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 आई ऑफ टी, ठीक है। ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 3/LC करना है। अब ये LC बटे में है 1/LC है, लेकिन इसे हमें बनाना होगा क्या जी 3, 1 की जगह हमें 3 बस लिखना होगा। तो देखें 3/LC की वैल्यू 150 आती है,
तो ये आ गया 150। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन गई है। अब आप जानते हैं मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बताया था बहरहाल कि जब हमारे पास जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें इस साइड पे ज़ीरो आता है, लेकिन जब यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाए तो वो हमारे लिए पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन यानी ये इसी तरह से जैसे हम मतलब कि सुपरपोजिशन थ्योरम करते थे, यानी पहले एक चीज़ का इफेक्ट निकालते थे, फिर दूसरे सोर्स का, फिर तीसरे सोर्स का, फिर ओवरऑल निकाल के सबको प्लस कर देते थे। यहाँ पे भी वही सीन होगा। तो देखें, पहले मैं पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालूंगा, यानी कि इसके दो सोल्यूशन बनेंगे, एक कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन और एक पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन को हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। पार्टिकुलर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको और इसको आपस में इक्वल कर देते हैं, यानी बगैर डेरिवेटिव वाले नंबर को दूसरे इज इक्वल टू की साइड वाले नंबर के इक्वल रख देते हैं। तो ये आता है 50 आई ऑफ टी इज इक्वल टू 150। हर क्वेश्चन में हम ये करते हैं, मतलब कि हर क्वेश्चन में ये पार्ट मौजूद होता है, लेकिन इज इक्वल टू ज़ीरो होने की वजह से वो वैल्यू ज़ीरो ही आ जाती है, तो ज़ीरो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देखें 0 0 तो कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ार ही होता है। वैसे 50 से डिवाइड किया जाए 150 को फिर भी 3 ही आना है, तो 3 एम्पेयर आ गया हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन का जवाब। ये पता क्या है, ये K3 कांस्टेंट है, जो आप मतलब कि तीसरा कांस्टेंट ऐड करोगे। अब आपने क्या करना है जी, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब आपने पता क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते थे, जब एक सोर्स का इफेक्ट निकल जाता था तो हम उसको बाद में इग्नोर कर देते थे। तो इसी तरह से अब हम निकालेंगे फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, मतलब कि अब इसके होने या ना होने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम लिखेंगे फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, ये हेडिंग देंगे ऊपर। तो अब हम इसे s की फॉर्म में लिखेंगे। आप जानते हैं डी ओवर डी टी को हम s से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे इसका स्केयर है तो ये आ जाएगा s स्केयर, ये आ जाएगा 20s और ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर का फार्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई दें, तो ये 20 बनता है 10 से। तो हम क्या करेंगे जी, 10 का स्केयर ऐड भी करवा देंगे और माइनस भी कर देंगे, यानी कि हमने इक्वेशन में तवाज़ुन रख दिया, कुछ ऐड किया तो कुछ निकाला भी, क्योंकि हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, जो बनता है a प्लस बी होल का स्केयर। ये चीज़ हम बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये प्लस 50 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखें ये बन जाएगा, एक तो बन जाएगा s प्लस 10 होल का स्केयर, दूसरा क्या बनेगा -100 प्लस 50, -50 दूसरी जानब जाके प्लस 50 हो गया। दोनों साइड पे हम अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 50 और इस साइड पे भी अंडर रूट। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये टोटली आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सिर्फ आ जाएगा s प्लस 10, लेकिन ये टोटली कैंसिल नहीं होते, इस वजह से हमें अंडर रूट के साथ प्लस माइनस लिखना पड़ता है। तो अंडर रूट ऑफ 50 ये आता है स्टूडेंट हमारे पास 7.07, यानी कह लें 7.1 कह लें, प्लस माइनस 7.1। तो आप दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें, यानी कि एक दफ़ा इसे प्लस रख लें, एक दफ़ा माइनस, दूसरी दफ़ा माइनस। s प्लस 10 इज इक्वल टू -7.1। तो दोनों तरफ कैलकुलेट कर लें, ये हो जाएगा इस साइड पे जाके -10 प्लस 7.1, तो ये -2.9 आ जाएगा मेरे ख्याल में। मैं चेक कर लेता हूँ वैसे, -10 प्लस 7.1, तो बिल्कुल स्टूडेंट ये आ रहा है -2.9। और इस साइड पे चेक करें तो ये उस साइड पे जाके माइनस होगा जब, तो ये आ जाएगा -17.1। अब क्या हुआ जी, रूट्स रियल नंबर्स हैं और आपस में अनइक्वल हैं। आप लिखेंगे नीचे द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सो द कंडीशन इज ओवरडैम्प्ड, यानी कि सर्किट के ऊपर पूरा काम हो चुका था। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे जी, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिखूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता आपके लिए मुश्किल हो। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पेज पे। ये आ गया जी हमारा नेक्स्ट पेज। तो s की वैल्यू आई थी एक तो -2.9 और दूसरी वैल्यू आई थी s की -17.1। तो इसके लिहाज से मैं लिखूंगा, मैंने कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल की थी, आई ऑफ टी की। तो आई ऑफ टी की ही इक्वेशन लिखी जाएगी। K1 e की पावर, यहाँ पे जो वेरिएबल सिंपल आता है उसको वो e की पावर बन जाता है। इसी तरह से प्लस K2 e की पावर -17.1 t। अब आपने जो K3 निकाला था, मैंने जैसा कि आपको बताया सुपरपोजिशन थ्योरम में बाद में क्या होता है, टोटल जो चीज़ हम लिखते हैं उसमें हम हर एक चीज़ का इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें हमें उस पार्टिकुलर सोल्यूशन का इफेक्ट भी डालना है, यानी कि K3 भी ऐड करवाना है बीच में। समझ गए इस चीज़ को। अब हम क्या करेंगे जी, देखें अब हम टाइम को ले जाएंगे 0 पे। स्टेप 1 अकॉर्डिंग टू मैथ ब्रांड्स थ्योरी, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, टाइम को ले जाते होते हैं 0 पे।
जहाँ जहाँ टाइम होता है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर देते हैं। k1 e की पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से k2 e की पावर 0, ये भी 1 आ जाएगा। और k3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी जो कि कितनी आई थी 3। और I0 हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जो I0 माइनस था वही I0 होगा, बिकॉज 0 माइनस और 0 और 0 प्लस ये तीनों टाइम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, इनकी वैल्यूज़ भी फिर इक्वल होती हैं। ये 1 एम्पेयर है यानी कि वहाँ पे भी 1 पुट होगा। तो ये देखें जी, ये इक्वेशन बन जाएगी k1 प्लस k2। 3 दूसरी जानब जाके जब माइनस होगा -3 + 1 तो ये -2 आ जाएगा। तो ये -2 आ गया, ठीक है। 1 वैल्यू है I0 की, तो ये इक्वेशन 1 इसको हमने नाम दे दिया। अब जो स्टेप 2 है मैथ ब्रांड्स थ्योरी का वो ये था, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसी इक्वेशन का आपने डेरिवेटिव लेना है। ये जो इक्वेशन आपके पास डेरिवेटिव ले लिया जी I ऑफ t का, तो k1 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर का, क्योंकि k1 कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव होता क्या, पहले एज इट एज लिखा जाता है और जो इसके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है नंबर, ये पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ऊपर मल्टीप्लिकेशन तो नीचे भी मल्टीप्लिकेशन होती है डेरिवेटिव के केस में। इसी तरह से k2 की बात करूं तो k2 के में क्या होगा जी, -1.17 पीछे आ जाएगा, ठीक है, -17.1 ये नंबर पीछे आ जाएगा और e की पावर -17.1t साथ में मल्टीप्लाई होगा k2 के, ठीक है। और k3 का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये 0 ही रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, टाइम को ले जाएंगे 0 पे। जो हमारा स्टेप होता है टाइम को 0 पे भी लेके जाना होता है, तो टाइम को हम ले जाएंगे 0 पे। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 पुट होगा, तो ये आ जाएगा -2.9 k1। यहाँ पे 0 पुट हुआ ये 1 बन गया, और यहाँ पे जब 0 पुट हुआ ये भी 1 हो गया, तो ये आ गया -17.1 k2, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब जो स्टेप 3 है मैथ ब्रांड्स थ्योरी का वो ये है कि हमने इसकी वैल्यू को कहीं से भी कैलकुलेट करना है, जहाँ कहीं से भी इसकी वैल्यू निकलती है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, काफ़ी ईजी है स्टूडेंट, देखें ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ईजी आपके लिए करूँगा इस स्टेप को मैं। यानी कि हमें लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, हम शॉर्ट स्टेप से ही इसको हल कर देंगे। ज़रा गौर से देखिएगा, मैं पीछे लेके जाने लगा हूँ फिर से एक दफ़ा आपको। तो ये आपने यहाँ पे एक स्टेप बनाया था कि v ऑफ t हमारे पास बराबर होगा L/d/dt/it। यही आप इक्वेशन आगे इस्तेमाल करने वाले हो, बिकॉज आप जानते थे कि इंडक्टर के क्रॉस ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ठीक है। तो यही आपने वहाँ पे इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। और आपको पता टाइम 0 पे इनकी क्या क्या वैल्यू है। v0 जो है वही बराबर है vc0 के, बिकॉज ये वोल्टेज मैंने आपको बताए थे, यहाँ पर अगर सप्लाई होते तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू मिलती, यानी कि ये 0 के बराबर होंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये यहीं पे चले कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं टाइम को ले जाता हूँ 0 पे, ठीक है, और इसकी इक्वेशन बनाता हूँ। देखें इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, d/dt I ऑफ t इज इक्वल टू, देखें L उसके बटे में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये आ जाएगा v ऑफ t ओवर L। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास उसके लिए। अब मैं टाइम को 0 पे पुट कर दूंगा, यानी टाइम 0 पुट हो जाएगा दोनों साइड पे। और आप जानते हैं हमारे पास I ऑफ 0 की वैल्यू तो है, लेकिन d/dt I ऑफ 0 की वैल्यू नहीं है, यही हम मालूम करना चाहते हैं। और v ऑफ 0 की वैल्यू, v ऑफ 0 माइनस की क्या वैल्यू थी 0, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 ही आ रही है, ये हमें पता चल गया। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला जी, d/dt I ऑफ 0 बराबर होता है vc0 ओवर L के, और vc0 0 के बराबर है, जिसकी वजह से इसको टोटली वैल्यू 0 मिल जाती है, ठीक है। समझ आ गई इस स्टेप की। अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथ ब्रांड्स थ्योरी। तो हमारे पास आ जाएगा -2.9 k1 -17.1 k2 इज इक्वल टू 0। इसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट की, ये आ गई इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, 5वें स्टेप में इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेना है। पहले ऊपर वाली इक्वेशन 1 1, फिर ये वाले नंबर्स -2.9 -17.1, फिर इनके वेरिएबल्स k1 k2 कॉलम में, और फिर राइट हैंड साइड वाले नंबर। यहाँ से आपको क्या होगा जी, आपने इनको कैलकुलेटर पे पुट करके हल करना है। मैंने इनके तरीक़ेकार बताए हुए हैं। यहाँ से आपको k1 की वैल्यू मिलेगी और k2 की वैल्यू मिलेगी, जो कि स्टेप 6 है हमारा। वो स्टेप 7 मैथ ब्रांड का लास्ट स्टेप है, जिसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे I ऑफ t की इक्वेशन में। तो अभी मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ और आपको इनकी वैल्यूज़ बताता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट इनकी वैल्यू आई है, मेरे पास k1 की वैल्यू आई है -2.41 और k2 की वैल्यू आई है 0.41। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे
टॉप इक्वेशन में जो आई ऑफ टी की इक्वेशन थी, K3 की वैल्यू भी पुट करके देंगे। तो K1 की वैल्यू पुट हुई -2.41 ई की पावर -2.90, ठीक है। उसके बाद K2 है तो प्लस 0.41 ई की पावर -17.1 टी, और K3 की वैल्यू भी पुट कर देंगे जो हमें क्या मिली थी जी 3 एम्पेयर, तो 3 आ गई। और होल के साथ आपने इस तरह होल लिखना है और एम्पेयर लिख देना। इस तरह से स्टूडेंट हम इस चैप्टर को कहते हैं अलविदा। हो सका तो इसकी प्रॉब्लम्स कभी ज़िंदगी में छेड़ेंगे अगर दिल किया। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।